अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की वजूहात समझ ली, उसमें आने वाले फर्क की बहुत सारी टर्म्स समझ ली, सिचुएशन को समझ लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट का मतलब होता है मुस्तकबिल, फ्यूचर, आफ्टर। पोस्ट डेटेड चेक जिसपे फ्यूचर की डेट डली हुई हो। आज मैंने आपको आज मैंने आपको एक चेक दिया। आज तारीख है 17 मार्च, लेकिन मैंने उस पर तारीख लिख दी 25 मार्च। तो ये पोस्ट डेटेड चेक है जिसपे आगे की तारीख लिखी हुई है। पोस्ट डेटेड चेक बिजनेस में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे आज चीजें खरीदने आया हूँ और मैंने आपसे लेट से 15 लाख रुपए की चीजें खरीदी हैं और 5 लाख रुपए अभी दे दिया और 10 लाख का वादा कर लिया कि 2 हफ्ते बाद दूंगा। अब मुझे कहेंगे यार 2 हफ्ते बाद का चेक अभी मुझे पकड़ा दो। तो मैं आपको अभी 2 हफ्ते आगे की डेट डालूंगा और चेक अभी साइन करके दे दूंगा। ये चेक आप अपने पास संभाल के रख लेंगे। जब 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, जब इसकी डेट आ जाएगी तो आप ये चेक बैंक में जमा करा देंगे और इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नहीं हो सकता जब तक उसकी डेट नहीं आएगी। तो अगर मैंने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया है और मैंने एंट्री डाल दी है चेक इशू करने की, तो वो अनप्रेजेंटेड रह जाएगा, क्योंकि मैंने तो उसकी एंट्री डाल दी है, लेकिन बैंक में तो वो पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि वो पोस्ट डेटेड है। ऐसे अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक मुझे रिसीव हुआ है और मैंने एंट्री डाल दी है बैंक डेबिट, तो बैंक में तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता क्योंकि पोस्ट डेटेड है। तो इसीलिए वो अनक्रेडिट जैसा हो जाएगा। एक और होता है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, टाइम बार्ड चेक। टाइम बार्ड, स्टेल चेक, टाइम बार्ड, यानी जिसकी डेट गुजर गई है। एक चेक मैंने आपको आज दिया 17 मार्च का, तो 17 मार्च से 6 महीने कहाँ जाके हुए, 17 सितंबर को। तो 6 महीने जब गुजर गए, 7वां महीना जैसे शुरू हुआ, अब बैंक कहेगा कि ये चेक हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे चेक भी, अब मसलन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक शख्स को 25 जून को एक चेक इशू किया था जो मार्च में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो टाइम बार्ड है, हो भी नहीं सकता। वो 6 महीने से ज्यादा निकल गए, तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं उसको रिवर्स कर दूंगा। मैं कहूंगा अब तो ये मेरे पास नया ही चेक लेने आएगा ना वापस, अब तो पुराना चेक बेकार हो गया। फिर मैंने आपको एक चेक दिया जून में, 9 महीने गुजर गए, अभी तक आया नहीं, तो टाइम बार्ड है, अब तो ये कैश हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? रिवर्स कर दूंगा, मैं अपने पास इसकी रिवर्सल डाल दूंगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक चेक मैंने आपको दिया जून में, आज 7वां 8वां महीना है, आप मेरे पास आ गए हैं चेक लेके, आपने कहा जी वो चेक 6 महीने निकल गए हैं, मैं सोया रहा और चेक टाइम बार्ड हो गया, तो नया चेक दे दें। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इधर उसको नया चेक दे दूं या उसी चेक के ऊपर डेट काट के ठीक करके दोबारा साइन करके फिर दे दूं। अगर तो मैंने उसी के ऊपर डेट काट के दोबारा दे दिया, तो क्या मुझे इसको दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत है? नहीं, चेक तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। अब तो सिर्फ उसकी कटिंग ही की है ना, तो उसको दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसको नया चेक दिया है, अब क्या करूंगा? पुराने की रिवर्सल डालूंगा और नए की इश्यूएंस डालूंगा। फर्ज करें कि मैंने पुराने की रिवर्सल भी नहीं डाली और नए की इश्यूएंस भी नहीं डाली, फर्क फिर भी नहीं आएगा। फर्क फिर भी नहीं आएगा क्योंकि एक चेक की इश्यूएंस तो रिकॉर्ड हुई है ना। रिवर्सल डालूंगा तो बैंक डेबिट होगा, तो दोबारा इश्यू डालूंगा तो बैंक क्रेडिट होगा, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, तो कैंसिल ही होगा। तो हमें ये समझना जरूरी है कि क्या इसकी वजह से मेरी बैंक किसी में फर्क आया होगा कि नहीं आया होगा। अगर एक चेक मैंने आपको दिया और एंट्री डाल दी, पार्टी डेबिट बैंक क्रेडिट, ये चेक आपसे फट गया, खराब हो गया, आपने मुझे वापस टुकड़े टुकड़े ला के दे दिए कि ये फट गया, नया दे दें। मैंने आपको नया चेक दे दिया, कोई एंट्री नहीं डाली, ना पिछले चेक वापस लेने की और ना ही आपको नया चेक देने की। बताएं इसकी वजह से कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये एंट्रियां डाल भी दूं तो ये नील है। क्यों? जो पुराना चेक आपसे लिया उसकी एंट्री क्या डालूंगा? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। और जो नया चेक दिया तो बैंक क्रेडिट, तो बैंक डेबिट भी हुआ, बैंक क्रेडिट कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो इट्स नथिंग। तो हम सिचुएशन को पूरी को समझ के फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब ये कैश बुक है, नीचे बैंक स्टेटमेंट है। टैली करते हैं। रिजवान 90,000,
अच्छा जी, आवाज आती है अभी? अच्छा जी, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जब हम मैच करेंगे तो हम अमाउंट भी मैच करेंगे, हम डेबिट क्रेडिट भी मैच करेंगे, और हम पर्टिकुलर या उसकी चेक नंबर वगैरह भी मैच करेंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन में ना पार्टियों के नाम भी लिखे नजर आ रहे हैं, रिजवान एंड को, रिजवान एंड को। रियल लाइफ सिनेरियो में ये नाम नहीं लिखे हुए होते, बैंक नाम कोई नहीं लिखता, वो चेक नंबर लिखता है। तो हम चेक नंबर से पहचानते हैं कि ये चेक नंबर फलाना, ये चेक नंबर फलाना, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। चेक नंबर इज दी आइडेंटिटी। नाम भी सेम हो सकते हैं। नेस्ले को मैं 2 चेक नहीं इशू कर सकता, और 2 चेक 90,000 के नहीं इशू कर सकता। ये एक ही बंदे को एक जैसी अमाउंट के चेक भी तो जारी हो सकते हैं। तो ये कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन है उसका चेक का नंबर, क्योंकि चेक का नंबर यूनिक आइडेंटिफायर है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, मोहम्मद बशीर कई हो सकते हैं, लेकिन उसका जब शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा तो वो एक ही होगा, वो 2 नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा जी, इसको 90,000 को टिक कर दिया। उसके बाद अच्छा, एक और चीज से पहले, 37,000 का ओपनिंग बैलेंस नहीं टिक किया। ओपनिंग भी टेक करेंगे, हो सकता है ओपनिंग में भी फर्क हो। तो ओपनिंग 37,000 है और इधर ओपनिंग कितना है, ये फर्क आ गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो 12 और 13,000 की 2 एंट्रियां डाल के और ये 22,000 की एंट्री डाल के बैलेंस कितना हो गया? ओपनिंग मैच हो गया, लेकिन 3 एंट्रियां काउंट करके। ये 3 एंट्रीज इसमें आ नहीं रही। चेक करें, 12,000 ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा। अकबर ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा। जैम एंटरप्राइज ऊपर आ रहा है, जाम एंटरप्राइज ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? नहीं, इसलिए कि ये पिछले महीने में कैश बुक में आ गए होंगे, बैंक स्टेटमेंट में अगले महीने में आए हैं। देखे ना, फर्ज करें 28-29 तारीख को मैंने आपको चेक दे दिया 25,000 का, आपकी क्लियरिंग होती यकम हो गई, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में 28 जनवरी को निकाल दिया है, बैंक में वो फरवरी में जाके निकला है। तो मेरा जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस फरवरी को ओपनिंग बन जाएगा। क्या वो मैच होगा बैंक स्टेटमेंट से? लेकिन जब वो चेक फरवरी में बैंक में पहुंच जाए फिर मैच हो जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस है ना। यानी जब जनवरी की 29-30 को मैंने आपको एक चेक दिया और रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरी कैश बुक से 25,000 निकल गया, लेकिन बैंक से तो निकला ही नहीं। अब मेरे पास कैश बुक कह रही है कि बैंक में लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक क्या कह रहा होगा? 1.25 लाख पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने तो 25 निकाला ही नहीं अभी तक। अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस है लाख का है 1.25 लाख। जब यकम 2 आएगी तो वो 25,000 का चेक बैंक में पहुंच जाएगा, और जब वो 25,000 निकलेगा तो वहां कितना हो जाएगा, और मेरा लाख उससे लाख से टैली हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मेरा ओपनिंग का सेंसिस है, जो ओपनिंग से तो टैली नहीं हुआ, लेकिन 2-3 ट्रांजैक्शन एडजस्ट करने के बाद टैली हो गया। इसका मतलब है ये शायद पिछले महीने के कोई आखिरी दिनों के चेक होंगे। ठीक है, अब इसका अंदाजा एक और तरह से कैसे लग रहा है, इसको भी समझते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। ये मेरी पेमेंट साइड है। पहला चेक नंबर क्या है? 33, 34, 35, 36। ये पहला चेक नंबर क्या है? तो ये पिछले महीने में आया होगा ना भाई। इस महीने तो जो पहला चेक मैंने इशू किया है काशिफ को, वो चेक नंबर 33 है, तो चेक नंबर 32 कब इशू हुआ होगा? पहले हुआ होगा। पहले कब मतलब पिछले महीने हुआ होगा।
तो असल में ये चेक नंबर 31-32 पिछले महीने इशू किए होंगे, हमने क्रेडिट कर दिए होंगे, बैंक ने पिछले महीने डेबिट नहीं किए थे, बैंक में ये अगले महीने पहुंचे, लिहाजा अगले महीने ये डेबिट हो गए, तो मेरा बैंक का बैलेंस आपस में टैली हो गया। अच्छा, एक और चीज भी आ रही है, ये 22,000 की डिपॉजिट जाम एंटरप्राइजेस का, ये भी नहीं आ रहा डिपॉजिट में, आप गौर करें। ये भी डिपॉजिट ऐसा ही होगा जो पिछले महीने के आखिरी दिनों में मैंने पैसे बैंक में जमा कराए होंगे, लेकिन बैंक में ने जमा कोई नहीं किए होंगे, बैंक ने अनक्रेडिट रखा होगा, उसने कहा जब चेक क्लियर होगा तो पैसे दूंगा। अगले महीने की 1, 2, 3 को पैसे आ गए तो बैंक ने उसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 37,000 टैली हो गया है इन सारों को मिला के इकट्ठा करके, यानी ये भी ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, क्योंकि इन सारों को मिला के 37 और 37 टैली हो गया। इसका मतलब रीजन ऑफ डिफरेंस खत्म हो गई है। ठीक है, पिछले महीने जो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन बनाई होगी वो क्या बनाई होगी, जरा सोचें, पिछले महीने क्या बनाई होगी। पिछले महीने मैंने कहा होगा कि कैश के मुताबिक बैलेंस कितना है और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस कितना है, और उसके दरमियान फर्क क्या है, 2 चेक अनप्रेजेंटेड है, 1 चेक अनक्रेडिटेड है पिछले महीने। पिछले महीने मैंने कहा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक 37,000 डेबिट बैलेंस, अनप्रेजेंटेड चेक, चेक नंबर 31, चेक नंबर 32, कितने पैसों से, 12,000 और 13,000 से। अनप्रेजेंटेड क्या होता है, डेबिट होता है, कल हमने पढ़ा था। ओके, और फिर अनक्रेडिटेड चेक, ये 22,000 वाला जो पिछले महीने अनक्रेडिटेड रह गया होगा, अगले महीने जाके क्रेडिट हुआ है। और अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस डेबिट में डेबिट डेबिट जमा कर दें, क्रेडिट नहीं कर दें, तो 37 जमा 12, 49 जमा 13, 62 नफी 22, 40,000। तो बताएं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, 40,000 बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो पिछले महीने ये रिकंसिलिएशन बनी होगी, अगले महीने जब मैं टिक करना शुरू करूंगा तो मैं कहूंगा कि यार पिछले महीने वाली कोई चीजें आई हैं, पिछले महीने वाली चीजें कोई आई हैं। मैंने आके देखा कि इसमें 12,000 का चेक था अनप्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट हो गया, हो गया, इसका मतलब मसला हल हो गया। अच्छा, पिछले महीने 13,000 का चेक अनप्रेजेंटेड था, वो प्रेजेंट हो गया, हो गया, इसका मतलब ये मसला भी हल हो गया, ये फर्क भी खत्म हो गया। पिछले महीने एक 22,000 का अनक्रेडिट था, वो इसको क्रेडिट हो गया, इसका मतलब ये मसला भी हल हो गया, और बैलेंस 37 हो गया, 37 हो गया, इसका मतलब है मसले हल हो गए, इन सबको टिक कर दिया, ये मसला खत्म हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, मतलब देखिए ना, हम अगस्त रिकंसाइल कर रहे हैं, तो ये दोनों डेटा अगस्त का होना चाहिए बस। हम रिकंसाइल अगस्त में कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ सितंबर की ट्रांजैक्शन है तो उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम तो अगस्त को रिकंसाइल कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई जुलाई होगा तो उसको भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम तो अगस्त को रिकंसाइल कर रहे हैं। हाँ, अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रिकंसाइल कर रहे हैं तो फिर अक्टूबर जून इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर का डाटा लेंगे। नेक्स्ट, 11,000 अहमद को पैसे डेबिट हुए हैं, तो यहाँ क्रेडिट हुए हैं, ये 11,000 अहमद को, ये भी टिक हो गया। फिर 27,000 चनाब ट्रेडर डेबिट है, ये 27,000 क्रेडिट हो गया चनाब ट्रेडर, ये भी टिक हो गया। फिर दीन एंटरप्राइजेस का 50,000 डेबिट है,
इधर कहीं 50,000 क्रेडिट, ये दीन एंटर 50,000 से क्रेडिट है। इधर गया ये भी हो गया। उसके बाद सलमान एंड को 40,000, ये सलमान एंड को ये 44,000 है, उस पर स्टार लगा हुआ है। और नीचे कहता है दीज अमाउंट्स हैव बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, कि बैंक ने ये गलत रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब है कि गलती एक पकड़ी गई है, 40,000 से हमने डेबिट किया है लेकिन बैंक ने उसे 44 से क्रेडिट कर दिया। ओके, इसको टिक नहीं करता। आगे 6,000 की सेल है, वो 6,000 की क्रेडिट पे कैश डिपॉजिट आ रहा है। फिर हामिद ट्रेडर 20,000 का डिपॉजिट है और यहाँ 20,000 का हामिद का कोई क्रेडिट, ये क्या निकल आया अनक्रेडिट, कि महीने के आखिर में हमने एक चेक जमा कराया है जो इस महीने अभी क्रेडिट अगले महीने हो जाएगा, जैसे पिछले महीने की इस महीने में क्रेडिट हुआ इस तरह ये अगले महीने में हो जाएगा। बट एक और चीज हमने पकड़ ली कि ये 20,000 एक और फर्क आ गया। अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। काशिफ एंड को क्रेडिट में 35,000 है, चेक नंबर 33, ये काशिफ एंड को चेक नंबर 33 ये टिक हो गया। उसके बाद जाजिब एंड को 45,000 से क्रेडिट है और इधर ये जाजिब एंड को 7 से क्रेडिट है। अब गलती किधर है? गलती हमारी तरफ है, क्योंकि बुक पे स्टार लगा के कहा कि ये गलत है। अदरवाइज अगर वो ये स्टार ना लगाता तो फिर मैं कहता यार पता नहीं किसकी गलती है। मैंने 45 लिखा है, बैंक ने 54 लिखा है, मेरा 4-5 है, बैंक का 5-4 है, या मैं गलत हूँ या बैंक गलत है? किसी एक की गलती एज्यूम करता, इसने एज्यूम नहीं करने दिया, उसने खुद बता दिया। एक में बैंक में टिक लगा के स्टार लगा के बता दिया कि ये बैंक गलत लिख रहा है, दूसरे में इधर लिख के बता दिया कि हमने गलत लिखा है। तो ये भी गलती पकड़ी गई कि 45,000 जो है वो हमने गलत रिकॉर्ड किया, इसको टिक नहीं किया, छोड़ दिया। फिर गालिब एंड को 55,000 है, ये गालिब एंड को 55,000 है। फिर आसिफ एंड को 12,000, ये आसिफ एंड को 12,000। फिर आसिफ एंड को 8,000 और रेंट 28,000, 8 और 28 दोनों नहीं आ रहे, ये भी टिक छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ बचे? सब कुछ हमने देख लिया। जो चीजें टिक हो गई हैं इनमें कोई मसला नहीं है। अब जो चीजें अनटिक्ड रह गई हैं ये मसाइल हैं, इनको हल करते हैं। पहली चीज, ये सलमान एंड को 40,000 और इधर नीचे सलमान एंड को क्या आ रहा है? बैंक में आ रहा है 44,000। और गलती बैंक ने की है। तो एक चीज मैंने पकड़ ली कि एक चेक जो हमने डिपॉजिट कराया है 40,000 का, बैंक ने गलती से 44,000 क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि बैंक ने 4,000 ज्यादा क्रेडिट कर दिया। यही गलती हुई है ना। गलती क्या है? बैंक ने 4,000 ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ठीक कैसे होगा? डेबिट कर दें भाई, बैंक ने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है तो खत्म, ठीक कैसे करेंगे? डेबिट कर दें। तो इस गलती का हल समझ में आ गया कि अगर मैं 4,000 को डेबिट कर दूं तो ये वाली गलती ठीक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी रिकनसाइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक गलती मैंने समझ ली। और नेक्स्ट, ये 20,000 हामिद ट्रेडर, ये क्या है? मैंने डिपॉजिट तो कराया है लेकिन बैंक में का क्रेडिट, तो ये क्या है? अनक्रेडिट चेक है। ये तो है बैंकर एरर, बैंकर एरर। अच्छा, मैं लिख देता हूं
क्रेडिटेड चेक कितने से? 20,000 से। और इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये दूसरी गलती भी मैंने लिख ली कि इसको ऐसे ठीक करेंगे। और डेबिट साइड खत्म हो गई है ना, डेबिट साइड पे जो चीजें थी वो खत्म हो गई। अब क्रेडिट साइड पे आ जाए। हमने जाजिब को एक चेक इशू किया है, 45,000 से क्रेडिट लिखा है, बैंक ने कितने से लिखा है डेबिट? गलती क्या हुई है? हमें क्या लिखना चाहिए था? 54। हमने एक चेक 54,000 का जारी किया है, बैंक ने ठीक लिखा है, हमने 45 का लिख लिया है। हमने एक चीज को कितने से क्रेडिट करना था, किया कितने से है? इसका मतलब है हमने उसको 9,000 से अंडरस्टेटेड एक चेक इशू किया था, थोड़ा लिख लिया, कम अमाउंट का लिख लिया। अब ठीक कर रहा हूं। ओके, और अब इसका मसला भी हल हो गया। और ये 8,000 और 28,000 के दो चेक हैं जो हमने इशू किए हैं, लेकिन अभी तक ये क्या है? अनप्रेजेंटेड है, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, बैंक में डेबिट ही नहीं हुए। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? अनप्रेजेंटेड चेक। एक आसिम का है, एक रेंट का है, एक 8,000 का है, एक 28,000 का है। इसको भी डेबिट करूंगा, इसको भी, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं तो पहले ही हो जाएगा। और अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब बैंक अभी हमने सिर्फ कैश बुक के अनटिक्ड आइटमों को खत्म किया है। अब हम कैश बुक पे आ जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट में ये सब ठीक हो चुका है, ये सब ठीक हो चुका है, ये भी, ये टिक है, टिक मिटा हुआ है, ये भी टिक है। ये 2,000 बैंक चार्जेस हैं जो हमने रिकॉर्ड, यानी बैंक ने कोई चार्जेस काटे हैं लेकिन हमने वो अभी तक रिकॉर्ड, ऐसे ही होता है, बैंक ने अगर कोई चार्जेस काटने उसने बस काट लेने, मुझे आपको बताना नहीं है कि मैंने थोड़ा 1,000 रुपया काट लिया है, मुझे बस काट लेना है। तो जब आप स्टेटमेंट में आपको पता लगेगा अच्छा बैंक ने 200 फलानी चीज का काट लिया, आप बैंक चार्जेस जमा करेंगे और उसकी एंट्री डाल देंगे। क्या एंट्री डालेंगे? एक्सपेंस डेबिट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि ये बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक कैसे करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट करके। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो मैंने यहां लिखा बैंक चार्जेस 2,000 क्रेडिट, ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। आगे आते हैं, ये स्टैंडिंग। अच्छा, इसका मसला तो अब हल हो गया ना, क्योंकि इधर गलती नहीं थी, गलती उधर थी, उधर हमने कर दिया ठीक। ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर लीज पेमेंट। हमने कोई गाड़ी लीज कराई हुई है, कोई चीज लीज पे ली हुई है और बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे छोड़ी है, भाई तो हर महीने किस्त मेरे अकाउंट से काटी जाए। बैंक ने काट लिया, हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं की। अब क्या करें? रिकॉर्ड कर लें। तो बैंक ने डेबिट किया ना, यानी पेमेंट काटी है, बैंक ने डेबिट किया मतलब मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो मैंने लिखा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लीज की 45,000 की पेमेंट हुई है, यानी बैंक क्रेडिट करूंगा रिकॉर्ड, तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये डायरेक्ट क्रेडिट आ रहा है मंसूर का 26,000 का। ये 44,000 भी हो गया ना, 4,000 वाला कर दिया ना ये भी। ओके, अब सिर्फ ये 26,000 रह गया मंसूर का डायरेक्ट क्रेडिट। कोई मेरा कस्टमर है मंसूर, उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है ऐसे, हो ही सकता है कस्टमर पैसे जमा करा दे और बाद में कम्युनिकेट करना भूल जाए पार्टी को कि जी मैंने आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। मैंने, अगर आप, मिसाल के तौर पे आपने आई कैप की फीस देनी होती है, ऑनलाइन हो जाती है, आपने ऑनलाइन आज जमा करा दिए पैसे, अब आई कैप को कैसे पता लगेगा? आप ईमेल करेंगे, मसलन आपने पैसे इतवार वाले दिन जमा करा दिए, आपने तो ऑनलाइन बैंकिंग से जमा कराने थे, टक 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 पैसे ट्रांसफर, ईमेल भी कर दी, वहां तो बंदा को देख नहीं रहा। सोमवार की सुबह वो आया अकाउंटेंट, उसने सुबह सुबह ही आते ही उसने अपनी कैश बुक खोली, बैलेंस निकाला, बैंक को फोन किया, स्टेटमेंट मंगाई और रिकंसिलिएशन करने बैठ गया। तो उसमें डायरेक्ट क्रेडिट आ रहे होंगे। एंड इमेजिन उसका हजारों स्टूडेंट है, पता नहीं कितने लोगों ने जमा करा दिए होंगे। एंड इमेजिन आखिरी डेटों में कितने लोग करा देते होंगे जमा। इमेजिन वापडा के बारे में ऑनलाइन, यू सी, आप सोचें कि वापडा का बिल मैंने ऑनलाइन जमा कराना, हो जाता है? हो जाता है। कितने लोग रोज जमा कराते होंगे?
उसको तो पता ही नहीं है, मैं कौन सा उसको भेजता हूँ खबर के मैंने पैसे जमा करा दिए। तो वो ऐसे ही एक स्टेटमेंट निकालेगा, उसमें लिखा आ रहा होगा कि फलाना बिल के पैसे आ गए, वो उसकी एंट्री डाल देगा। भाई बिल का नंबर तो आ रहा होगा ना, मीटर नंबर वगैरह आ रहा होगा। आप बिल अपना जमा कराते हैं तो मीटर नंबर से ही जमा कराते हैं, बिल नंबर से ही जमा कराते हैं। तो वो उसमें बिल नंबर आ रहा होगा लिखा हुआ कि जी मीटर नंबर या बिल नंबर अकाउंट नंबर फलाने के बिजली का बिल आ गया, वो उसकी एंट्री डाल देगा कि ठीक है आ गया। वैसे तो ऐसे नहीं होता वापडा वगैरह में, ऐसे नहीं होता। सिस्टम जरा सोफिस्टिकेटेड है। ऐसे होता है कि जो वापडा का सॉफ्टवेयर है उसकी डेटाबेस और बैंक की डेटाबेस एक किसी टेक्निक के जरिए से आपस में कनेक्टेड होती है। जब आप, इसीलिए अगर गौर करें तो जब आप ऑनलाइन बैंकिंग में जाते हैं और क्लिक करते हैं तो वो आपको बिल की अमाउंट निकाल के दे देता है कि आपका इतना बिल है। वो कहाँ से निकाल के दे देता है? वो अंदर घुसता है वापडा के सिस्टम में, वहां से आपने जो मीटर नंबर या डाला है वो उस नंबर को जाके टेबल में मैच करता है और उसके सामने से वो डाटा पकड़ता है और बाहर निकाल देता है जी ਤੁਹਾਡਾ 26,222 बिल है और इसकी ये ड्यू डेट है। आप उसको पे करते हैं तो वो वापस वहीं जाता है और जाकर सिस्टम को बता देता है कि इसके पैसे आ गए और सिस्टम उसको नोट कर लेता है, तो उसकी एंट्री ऑटोमेटिक डल जाती है। यानी वापडा बैठ के मैनुअली नहीं एंट्रियां डालता कि फलाने का 25,000 आ गया, फलाने का 2,000 आ गया, फलाने का। वो तो आप सोचें उसका लाखों कस्टमर है, वो मैनुअली अगर एंट्रियां डालना शुरू कर, जो कि पहले मैनुअली ही होती थी। जब आप बैंक में जाके बिल की कॉपी ले जाते हैं तो फिर एंट्री मैनुअली डलती है, क्योंकि आप बिल ले गए, बैंक में गए, पैसे जमा कराए और बाहर आ गए। अब उस बिल की वो कापियां बनेंगी, वो जो उसका नीचे वाला हिस्सा फटा हुआ है उसकी कॉपी बनेगी और वो भेजेगा वापडा को, जनाब साढ़े इतने पैसे जमा हो गए। वो उसकी एक एक पर्ची को पकड़ेगा, वहां से नंबर देखेगा और एंट्रियां डाल देगा कि फलाने से पैसे आ गए, फलाने से आ गए, फलाने से आ गए। खज्जली है ना। अब क्या है, और इमेजिन इससे पहले वाला सिस्टम और भी मैनुअल होगा। अब क्या है, डीबी टू डीबी कनेक्टेड है, डायरेक्ट डेटाबेस टू डेटाबेस कनेक्टेड है। यू क्लिक 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 सब कुछ हो गया ना, उनको काम करना पड़ा, पैसे भी सीधे आ गए, टाइम से भी आ गए, किसी को डाटा एंट्री भी नहीं करनी पड़ी, लोग भी कम हो गए, काम भी ज्यादा एफिशिएंट हो गया। ऐसे ये चल रहा था और रिकंसिलेशन भी हो गई। रिकंसिलेशन कम से कम हो गई ना, बैंक में एंट्री आई तो साथ ही ऑटोमेटिकली वापडा में भी रिकॉर्ड हो गई, तो रिकंसिलेशन का फटे खत्म हो गया। तो इस तरह से काम बेहतर हो जाता है। बहरहाल तो ये हमने चीजें सारी पकड़ ली, कोई रह तो नहीं गई। मंसूर ने 26,000 मेरे अकाउंट में जमा करा दिया है, मुझे पता ही नहीं था, मैं बुक कर लूंगा, मैं लिखूंगा बैंक डेबिट मंसूर क्रेडिट, तो बैंक डेबिट, तो ये मंसूर के पैसे आए हैं। $26,000 से क्या करूंगा, याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट का फैसला बैंक अकाउंट का करना है, मंसूर का नहीं करना। मैं ये नहीं सोच रहा कि मंसूर को डेबिट करने के क्रेडिट करना है, मैं सोच रहा हूँ बैंक को डेबिट करने के क्रेडिट करना। तो मंसूर से पैसे आए हैं तो एंट्री क्या डली होगी, बैंक डेबिट। तो लिखा तो मैंने मंसूर है, लेकिन मैं मंसूर का क्रेडिट नहीं लिख रहा, मैं बैंक का डेबिट लिख रहा हूँ। और कोई चीज रह गई है, सब कुछ पूरा हो गया। लें जी, अब हम क्या करेंगे, ये सारे डिफरेंसेस हमने पकड़ लिए और लिख भी लिए। अब हम ऊपर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। वो कितना है, क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 98,000। और डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है यार, मैं ले लेता, डेबिट बैलेंस है। अब इस डेबिट के 98,000 में डेबिट का 8,000 जमा हो जाएगा, डेबिट 28,000, क्रेडिट नफी। अब ये डेबिट क्रेडिट की बुनियाद पे आप इसमें जमा तफरीक करते जाएं। जरा कैलकुलेटर पकड़ लें और बताइए, 98,000 डेबिट है। अब इसमें ये 8,000 डेबिट कर दें, ये 28,000 भी डेबिट कर दें, ये 9,000 क्रेडिट कर दें, ये 20,000 क्रेडिट कर दें, ये कितने पैसे हैं, 2,000 डेबिट कर दें। नहीं ये क्या है, बैंकर एरर, ये 2,000 तो नहीं है, ये 4,000 है। हाँ ये, हाँ हाँ बिल्कुल, ये बैंकर एरर 4,000 का, ये 4,000 से डेबिट कर दिया आपने,
नहीं, नीचे 2000 अलग है, ये 4000 बैंकर एरर, ये 4000 से डेबिट हो गया, फिर ये 2000 से क्रेडिट हुआ, हो गया। फिर ये आगे क्या है, लीज 45,000 से क्रेडिट हो गया और ये 26,000 से डेबिट हो गया, 88,000। ये देखें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, तो जवाब आया 88,000। हमने लिखा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम एक लेजर का बैलेंस लिखते हैं, उसमें तमाम डिफरेंसेस का डेबिट क्रेडिट डालते हैं, तो दूसरे का जवाब है, तो पता लग जाता है कि टैली हो गया। यानी हमने किया क्या, हमने कहा यार मेरी स्टेटमेंट में, यानी मेरी कैश बुक में 98,000 आ रहा है और हमने कुछ गलतियां पकड़ ली हैं, आओ जरा चेक करो, ये ठीक पकड़ी हैं गलतियां। हमने उस 98,000 में वो तमाम गलतियां डाली, तो 88 आ गया जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब है जितने भी डिफरेंस थे वो हमने पकड़ लिए, ठीक है, तो रिकंसाइल हो गया। अच्छा, हो सकता है किसी के दिल में ये ख्याल आए कि भाई मैं तो बैंक कैश बुक से नहीं, मैं तो बैंक स्टेटमेंट से शुरू करूंगा, हैं, तो कर लेते हैं। यहां क्या लिखेंगे, और ये 88 से डेबिट है क्रेडिट है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है, मैंने यहाँ लिखा। अब आइए दोबारा से करते हैं, 88,000 क्रेडिट है, इसमें 8,000 डेबिट कर दें यानी नफी, 28,000 डेबिट कर दें यानी नफी, 9,000 क्रेडिट कर दें यानी जमा, फिर 20,000 क्रेडिट कर दें, फिर 4,000 डेबिट कर दें, फिर 2,000 क्रेडिट कर दें, फिर 45,000 क्रेडिट कर दें, फिर 26,000 क्रेडिट कर दें, डेबिट 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 कर दें, डेबिट कर दें, तो 98,000 देखो ये किस चीज का बैलेंस था, और आप गौर करें अंदर डेबिट क्रेडिट बदला नहीं। आप कैश बुक से शुरू करें या बैंक स्टेटमेंट से शुरू करें, जो डेबिट था वो डेबिट ही रहा है, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट था वो डेबिट ही रहा है, अनक्रेडिटेड क्रेडिट था वो क्रेडिट ही रहा है। डेबिट क्रेडिट नहीं झूठ बोलता, वो अपनी जगह कायम रहता है, ठीक है। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर कैश बुक को पकड़ें और सारा डेबिट क्रेडिट कर दें तो जवाब क्या आएगा, बैंक स्टेटमेंट का, या अगर बैंक स्टेटमेंट को पकड़ें और सारा डेबिट कर दें तो जवाब क्या आएगा, कैश बुक का। अगर ये आ गया इसका मतलब टैली हो गया, और अगर ना आया इसका मतलब कोई फर्क है। अब या अभी कोई फर्क है जो आपने ढूंढा नहीं है, या आपने ये रिकंसिलिएशन ही गलत बनाई है। मसलन अनप्रेजेंटेड चेक को डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया तो टैली होगा, तो टैली नहीं होगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन अगर टैली ना हो तो इसका मोर चांसेस कि आपने रिकंसिलिएशन गलत बनाई है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, कोई सवाल, नो क्वेश्चन। हम्म, किधर है यार, हद हो गई। हाँ जी, ये हाँ जी ठीक है। सलाह कह रहे हैं कि फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस के बारे में बता दीजिए। फेवरेबल और अनफेवरेबल,
फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि मेरा ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है, यानी मैंने ज्यादा पैसे ले लिए, नेगेटिव हो गया बैलेंस। तो अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो मेरी कैश बुक में बैंक बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्या होगा? डेबिट होगा। मेरे पैसे मेरा एसेट है, बैंक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ट्रायल बैलेंस में आपने देखा नहीं कैश बैंक किधर आता था, डेबिट पे आता है। मेरे पैसे हैं, मेरा एसेट है, मेरा कैश है, डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया, यानी पैसे जमा कराया 1000 रुपया, निकाल लिया 1200 रुपया, तो 200 रुपया तो बैंक ने उल्टा मुझे कर्जा दिया हुआ है, तो अब मेरा बैलेंस अनफेवरेबल हो गया है, यानी नेगेटिव हो गया है, यानी क्रेडिट हो गया। तो फेवरेबल बैलेंस का मतलब है मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। और अनफेवरेबल का मतलब है ओवरड्राफ्ट हो गया है, यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, आप जरा तवज्जो दीजिए, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होगा, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा। ऐसी अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। तो फेवरेबल अनफेवरेबल से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है। ठीक है, बाज़ औक़ात वो डेबिट क्रेडिट नहीं लिख के बताता, वो फेवरेबल अनफेवरेबल लिख के बता देता है, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि ये डेबिट बैलेंस है या, बाकी सवाल डेबिट क्रेडिट से ही हल होना। ठीक है, अब हमने दो तरीकों से रिकंसिलिएशन बनाई है, कैश बुक से शुरू करके स्टेटमेंट पे आ गए या बैंक स्टेटमेंट से शुरू करके। दोनों सूरतों में अंदर सारा सवाल सेम रहा है, जवाब सेम रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे के बैलेंस बदलें। तीसरा तरीका ये है कि हम एक अदद कैश बुक खुद बना लें। एडजस्टेड कैश बुक, यानी जो गलतियां हमसे कैश बुक में हुई हैं उनको ठीक कर लें। आइए, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 98,000। 98,000 डेबिट, तो डेबिट पे लिखा मैंने 98,000। ये देखें 98,000 डेबिट, ठीक, 98,000 डेबिट लिख लिया। अब वही चीजें जिनको मैंने यहाँ करेक्शन में लिखा है अंग्रेजी में, इन्हीं को टी अकाउंट में डाल देता हूँ। पहली चीज, अनप्रेजेंटेड चेक, क्या ये मेरी गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, छोड़ दें। दूसरी चीज, चेक इशूड बट गलती से कम लिख लिया है, ये मेरी गलती है? यस, ये मेरी गलती है। मुझे 9,000 से मैंने क्रेडिट साइड पे कम लिखा है, ठीक करने के लिए क्या करूंगा, चेक इशूड अंडर स्टेटेड, मैंने कम लिख लिया है तो क्रेडिट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या आइटम है, अनक्रेडिट चेक 20,000 का, क्या ये मेरी गलती है? जो टाइमिंग डिफरेंस है, छोड़ दें। फिर आ गया बैंकर एरर, क्या ये मेरी गलती है? नहीं, तो बैंक की गलती है, छोड़ दें। बैंक चार्जेस मैंने नहीं रिकॉर्ड किए थे तो कर लेता हूं, 2,000 रुपए के बैंक चार्जेस। एंट्री क्या बनी, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। उसके बाद मेरी लीज की किस्त गई है, मैंने रिकॉर्ड नहीं की, अब कर लेते हैं। उसके बाद मंसूर ने 26,000 जमा करा दिया, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, कर लेते हैं। डेबिट है ना, पैसे आए हैं। और कोई चीज है जो मेरी गलती है? और कोई मेरी चीज नहीं है ठीक करने वाली। नहीं जी, इसको बैलेंस कर दें। क्या जवाब आया, 68,000। इसको कहेंगे करेक्टेड कैश बुक बैलेंस, यानी मैंने अपनी गलतियां ठीक कर ली हैं। पहले जो मेरी कैश बुक का बैलेंस था ना 98,000, उसमें गलतियां थी, अब मैंने अपनी गलतियां ठीक कर ली हैं। सही वाला बैलेंस कितना है, 68,000। अब मेरा सही बैलेंस कितना है,
और बैंक का बैलेंस कितना है 88,000। इसके बीच में फर्क सिर्फ 3 वजूहात से, 2 वजूहात से आएगा। टाइमिंग डिफरेंस, बैंकर एरर। टाइमिंग डिफरेंस में अनप्रेजेंटेड भी है, अनक्रेडिटेड भी है, और बैंकर एरर, बैंकर एरर। ठीक है, अब मैं इसके नीचे क्या करूंगा, अब मैं रिकंसिलिएशन फिर बनाऊंगा। रिकंसिलिएशन मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर करेक्टेड कैश बुक। सही वाली कैश बुक का बैलेंस उठाऊंगा। वो कितना है 68,000 है ना, 68,000 डेबिट बैलेंस। इसमें लिखूंगा अनप्रेजेंटेड चेक, इसमें लिखूंगा अनक्रेडिटेड चेक, और इसमें लिखूंगा बैंकर एरर। तीनों की अमाउंट्स लिख लेता हूं। अनप्रेजेंटेड चेक हैं आसिम और रेंट का 8 और 28,000 का। और अनक्रेडिटेड चेक है 20,000 का। और बैंकर एरर है 4,000 की, और उसको डेबिट करना था हमने। चेक करें। जी यही आएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है रिकंसिलिएशन बनाने का कि पहले आप अपनी कैश बुक बनाएं और उसमें जो चीजें ठीक होने वाली हैं उनको ठीक करें। जब वो ठीक हो जाएं तो अब ठीक वाले बैलेंस को पकड़ के वो जो बाकी की टाइमिंग डिफरेंस और बैंकर एरर रह गए उनको रिकंसाइल करें तो टैली हो जाएगा। इन दोनों तरीकों में एक तरीका क्या है कि मैंने पूरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं, पहले मैंने अपनी गलतियां करेक्ट की हैं और बाद में रिकंसिलिएशन बनाई है। दोनों तरीकों में अगर आप गौर करें, जिस चीज को हमने डेबिट करना था डेबिट ही किया है, क्रेडिट करना था क्रेडिट ही किया है, तो फर्क तो जवाब तो वही आना था। भैया अनप्रेजेंटेड को डेबिट करना था डेबिट ही किया है ना, यहाँ भी डेबिट किया है और दूसरे तरीके में भी डेबिट ही किया है। इसी तरह वो जो मंसूर का 26,000 जो हमने नहीं लिखा था उसको यहाँ हमने किधर लिखा है डेबिट पे, तो यहाँ किधर लिखा था डेबिट पे। तो डेबिट डेबिट ही रहा है, क्रेडिट क्रेडिट, जो मर्जी टेक्निक इस्तेमाल कर लें, ये चीज नहीं बदली। और मैं आखिरी बात अगर इसमें करता जाऊं, आप इसको बजाय करेक्टेड कैश बुक के अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से शुरू कर लेते 88,000 से, तो जवाब क्या आता 68,000। अंदर तो वही रहना था, 8,000 डेबिट, 28,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट और 4,000 डेबिट करके देख लें। और ये क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान में रखिएगा। तो रिकंसिलिएशन में ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि शुरू कहां से करना है। आप चाहें तो कैश बुक से शुरू कर लें, चाहें तो बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर लें, चाहें तो गलत बैलेंस पकड़ के दूसरे के गलत बैलेंस पे पहुंच जाएं। 98,000 गलत बैलेंस था, उसको पकड़ के 88,000 गलत बैलेंस पे पहुंच गए। चाहें तो अपना बैलेंस करेक्ट कर लें और करेक्ट करके उसके गलत बैलेंस तक पहुंच जाएं और आपका टैली हो गए। ठीक है, ये बात बाजी हो गई। पर ये जो आखिरी बात मैंने आपको बताई है, इसके बताने के पीछे एक मकसद था। ऊपर हमने क्या बनाया है एडजस्टेड कैश बुक। इसमें कितनी एंट्रियां डालनी है 1 2 3 4 5, तो छठा मेरा जवाब आ गया। ये मुमकिन है
कि आप करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस एडजस्टेड कैश बुक बना के ढूंढ लें। ये भी मुमकिन है कि आप ये मत बनाएं, आप ये बना के भी करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस ढूंढ सकते हैं। आप बैंक स्टेटमेंट का गलत वाला बैलेंस पकड़े 88,000, उसमें अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड बैंकर एरर, एडजस्ट करें तो जो जवाब निकलेगा वो क्या निकलेगा? कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस। फर्ज कर ले मैं आपको एक बड़ा सारा सवाल दे देता हूं जिसके अंदर 20-25 मुख्तलिफ गलतियां हैं, 25 मुख्तलिफ गलतियां हैं, और मैं कहता हूं फाइंड करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। तो नीचे वाला तरीका आसान है, क्यों? नीचे तो सिर्फ दो चीजें लेनी है, टाइमिंग डिफरेंस, बैंकर एरर। ज्यादा गलतियां तो हमारी होती है ना, बैंक की गलतियां थोड़ी होती हैं, ठीक है? तो अब उन 25 गलतियों में से हो सकता है 3 आइटमें हो, 4 आइटमें हो जो बैंक से मतलब हो, यानी टाइमिंग डिफरेंस और बैंकर एरर। तो मैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पकड़ूंगा, वो 4 चीजें डालूंगा, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो करेक्टेड कैश बुक का जवाब होगा। बजाय इसके कि मैं कैश बुक का बैलेंस पकड़ूं और उसमें 21 आइटमें डालूं और फिर जो जवाब निकालूं। मुझे उसने ये तो नहीं कहा कि कैश बुक बना के ढूंढ के दे, उसने मुझे ये तो नहीं कहा ना कि तुम कैश बुक बनाओ और फिर उसमें से मुझे बताओ कि ठीक बैलेंस कितना, नहीं ये नहीं कहा। उसने कहा फाइंड द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। या इसको मैं और सीधा करता हूं, आज मुझे बताइए अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊं तो उसमें बैंक बैलेंस कितना लिखूंगा? 98,000, 68,000 या 88,000? 68,000 विच इज द करेक्ट बैलेंस। आज अगर मैं ट्रायल बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कितना, बैंक बैलेंस कितना लिखूंगा? 68,000 विच इज द करेक्ट बैलेंस। आप समझ रहे हैं? अब वो मुझे आपसे कहता है, पूरी 25 गलतियां बता के कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस विल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मुझसे क्या मांग रहा है? करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस मांग रहा है। मैं नीचे से निकालूं, ऊपर से निकालूं, जैसे मर्जी निकालूं। उसने तो पूछा है व्हाट है। अच्छा, आपका सवाल एमसीक्यू बेस्ड है, यू डोंट बॉदर कि आपने हल करके दिखाना है, आपने तो जवाब ढूंढना है। अगर आपको 15 मुख्तलिफ गलतियां बता दी जाएं और कहा जाए कि ये 4 ऑप्शन है, बताएं करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस कौन सा है, आप बैंक स्टेटमेंट का गलत बैलेंस पकड़े, उसमें अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड बैंकर एरर डालें तो करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस निकलेगा, वो वाला एमसीक्यू टिक खत्म हो गया। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप्स आपके जहन में रहने चाहिए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे कैसे बन सकती है और क्या नंबर कहां से ट्रेस हो सकता है। इस सवाल में हमें एक कैश बुक दे दी गई थी और एक बैंक स्टेटमेंट दे दी गई थी और हमने खुद गलतियां ढूंढी हैं। आमतौर पे जो सवाल वो आपको देगा उसमें वो पहले से ही बता देगा कि एक ये गलती है, एक ये गलती है, एक ये गलती है, एक ये गलती है। आपने सिर्फ रिकंसिलिएशन बनानी होगी। जैसे एग्जाम्पल 2, the accountant of Irfan Traders identified the following omissions in the records while preparing the bank reconciliation. Bank charges of 500 shown in the bank statement are not yet recorded in the cash book. खुद ही बता दिया भाई 500 के बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब कर लेंगे रिकॉर्ड किधर? क्रेडिट पे। पैसे कटौती हुई है ना मेरे अकाउंट में से, बैंक क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,800 on fixed deposit is shown on the credit side of the bank statement but not recorded in the cash book. हाँ जी, वो नहीं, वो बैंक ने अपने क्रेडिट पे लिखा हुआ है, हमने थोड़ी अपने क्रेडिट पे लिखा हुआ है। बैंक ने क्रेडिट पे लिखा हुआ है, हमने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने किधर रिकॉर्ड करना था? डेबिट पे। उसने क्रेडिट कर दिया है, मैंने डेबिट, तो अब कर दूंगा डेबिट। या तो वो यूं कहता ना कि एक बैंक डिपॉजिट आया है, बैंक ने लिख लिया है, मैंने भी लिख लिया है, लेकिन क्रेडिट पे। अब मैं क्या कहता है कि इस डबल अमाउंट से डेबिट करूंगा, एक तो उस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए और फिर जो एक्चुअली डेबिट होना था। तो इस तरह से। ओके, तीसरी बात, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन द लास्ट मंथ ओवरड्राफ्ट बैलेंस 76 सो हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट काटा है मेरे अकाउंट से, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक, तो कर लूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। कहता है ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कैश बुक कॉलम ऑफ द इरफान। बताइए
कैश बुक कॉलम में क्या करेंगे। तो अब इसमें से हम सिर्फ उन गलतियों को बहस में लेके आएंगे जिन्होंने कैश बुक में ठीक होना है। किन चीजों को छोड़ देंगे, किन चीजों को छोड़ देंगे, जो टाइमिंग डिफरेंस है वो छोड़ देंगे, वो कैश बुक में नहीं आने। जो बैंकर एरर है वो छोड़ देंगे, वो कैश बुक में नहीं आने। इसी सवाल की बैंक रिकंसिलिएशन बन सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है। उसने आपको ना कैश बुक का बैलेंस बताया ना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताया, उसने बस आपको गलतियां बता दी, डिफरेंसेस बता दी। ये अगला सवाल आ गया। The accountant of Zahra Traders identified the following issues while preparing the bank statement. A check of itna received from Yum Trader and was deposited and recorded in the bank account on 25th. हमने 25 को रिकॉर्ड कर लिया है। Few days later, the bank informed that the check has been dishonored due to insufficient bank balance. इसका मतलब अभी तक डिसऑनर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज हम क्या करेंगे, चेक का डिसऑनर रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री बनेगी, हमने जब चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो एंट्री डाली बैंक डेबिट, तो आज जब चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि बताइए कैश बुक में क्या ट्रीटमेंट होगी। यहाँ पे भी वही कह रहा है बताइए कैश बुक में क्या ट्रीटमेंट होगी। अब ये आगे कंपनी, अब ये देखें कहता है 31 दिसंबर को बैंक बुक में फेवरेबल बैलेंस है 34,000 का, यानी डेबिट बैलेंस है 34,000 का, वाइल बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट है 17 लाख रुपए का। मेरी कैश बुक कह रही है कि 34,000 बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक कहता है भाई 17 लाख तोड़े से कर्जा भी है। कितना बड़ा फर्क आ गया। On scrutinizing the two records, following discoveries were made. Check of इतना issue to supplier not yet presented in the cash book, unpresented है। ठीक है, इस तरह ये सारा कुछ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और रिकंसिलिएशन बना लेंगे। आप एक बैलेंस लिखेंगे 34,000 डेबिट से शुरू करेंगे तो 17,12,000 के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और दरमियान में ये सब गलतियां आपने लिखनी। ओके, अब आपके जिम्मे क्या है, प्रैक्टिकली ये चैप्टर इज ओवर, बट जाहिर है प्रैक्टिस अभी हमें बहुत सारी करनी है। हमने अब सवाल करने हैं। आपने ये करना है कि ये जो एग्जांपल 2 है ना, इसके अंदर ये जितनी भी चीजें हैं आपने इनका डेबिट क्रेडिट का डिसीजन करना है कि इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। और दूसरा ये डिसीजन करना है कि ये कैश बुक में ठीक होगा या रिकंसिलिएशन में ठीक होगा। ठीक है, और ये तीसरे में भी यही करना है और चौथे में भी यही करना है और पांचवें में भी यही करना है और छठे में भी यही करना है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, इन सवालों में आपने सिर्फ ये तय करना है कि कौन सी चीज ने डेबिट होना है, कितने से डेबिट होना है, कौन सी चीज ने क्रेडिट होना है, कितने से क्रेडिट होना है, और कैश बुक में होना है या नहीं होना है, रिकंसिलिएशन में। आप चाहें तो आप ये बना दें, ये जो मैंने बनाई है ना ये चीज, ये बना दें भी, सिर्फ बैलेंस ही नहीं है ना, यानी आपके पास सिर्फ ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बाकी सारा तो है। तो ये बना दें ताकि प्रैक्टिस भी आपकी उसी अंदाज में हो जाएगी जिस अंदाज में रिकंसिलिएशन बनती है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।